हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 38 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 37 पार्ट्स हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी लेखपाल बंदी रक्षक एलडीसी एंड अदर वन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई वर्ष 1974 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वन्य जीवों की रक्षा के लिए वर्ष 1974 ईस्वी में हिमालय वन्य जीव संस्थान की स्थापना की गई। मैती आंदोलन जो कि चमोली जिले में शुरू हुआ था, ध्यान दीजिएगा, चमोली जिले से शुरू हुआ था मैती आंदोलन, और इस आंदोलन को मूर्त रूप हिमालय वन्य जीव संस्थान द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मैती आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? वर्ष 1996 ईस्वी से शुरू हुआ ये मैती आंदोलन, और इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? कल्याण सिंह रावत। कल्याण सिंह रावत जो है ये मैती आंदोलन के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का वह शासक जिसे शालू विरालू कहा जाता था। देखिए, शालू विरालू कहा जाता था चंद शासक लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, मोनाकोट ताम्रपत्र में लक्ष्मी चंद का नाम मिलता है लक्ष्मण। लक्ष्मण इसका नाम मिलता है मोनाकोट ताम्रपत्र में। देखिए, लक्ष्मी चंद जो है ये 46वां चंद शासक था, और इसके उपनाम की अगर हम बात करें तो उसका उपनाम क्या था? लखुली विराली। लखुली विराली उपनाम था इसका, और इसको शालू विरालू भी कहा जाता था। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिए। देखिएगा, जो आपके लक्ष्मी चंद हैं इसने न्योली व विष्टावली न्योली और विष्टावली नाम की कचहरियां बनाई थी। न्योली कचहरी ये समस्त जनता के लिए थी, और विष्टावली कचहरी जो थी ये सैनिक मामलों के न्याय के लिए थी। तो दो कचहरियां इसने बनाई थी, विष्टावली और न्योली, जिसका नाम था, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, लक्ष्मी चंद ने बागेश्वर में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया वर्ष 1602 ईस्वी में। वर्ष 1602 ईस्वी में इसने बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। देखिए, आपसे अगर पूछा जाता है कि बताइए लक्ष्मी चंद जो है इसका सेनापति कौन था, तो नोट कर लीजिएगा, गेंडा सिंह। गेंडा सिंह जो है ये लक्ष्मी चंद का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का दुर्योधन किसे कहा जाता है। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड का दुर्योधन कहा जाता है किसको? कीर्ति शाह को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, वर्ष 1898 ईस्वी में गौरी सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि प्रदान की थी। कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कीर्ति शाह को किस वर्ष प्रदान की गई? ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 1898 ईस्वी नोट कर लीजिए। और कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? महारानी गुलेरिया। महारानी गुलेरिया जो है ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। देखिए, 27 मई 1898 ईस्वी में कीर्ति शाह को संपूर्ण अधिकार प्राप्त हुआ, और टिहरी में कीर्ति शाह ने एक वेधशाला बनवाई। वेधशाला का इसने यहाँ पर निर्माण किया। कहाँ पर? टिहरी में।
और इसने कीर्तिनगर की भी स्थापना की थी वर्ष 1894 ईस्वी में। देखिए टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कीर्ति शाह जो है इसने एक बैंक की स्थापना भी की थी, जिसका नाम इसने क्या रखा, बैंक ऑफ गढ़वाल, जिसका नाम इसने बैंक ऑफ गढ़वाल रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ का रेगिस्तान किस घाटी को कहा जाता है? देखिए पहाड़ का रेगिस्तान ये कहा जाता है किस घाटी को, नेलांग घाटी को। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नेलांग घाटी ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके उत्तरकाशी में स्थित है। नेलांग घाटी उत्तरकाशी में स्थित है, जिसे पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है, और नेलांग घाटी को उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। दारमा और व्यास घाटियों की बात करें तो दारमा और व्यास घाटियां ये कहाँ पर हैं, ये पिथौरागढ़ में स्थित है। पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है दारमा और व्यास घाटियां। दारमा घाटी जो है ये किस संस्कृति से जुड़ी हुई है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो नोट कर लीजिएगा। दारमा घाटी जो है ये किस संस्कृति से, रंग संस्कृति से जुड़ी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और देखिए व्यास घाटी में एक पर्वत स्थित है जिसका नाम है द्रोणागिरी पर्वत। द्रोणागिरी पर्वत ये कहाँ पर स्थित है, व्यास घाटी में। ये दोनों घाटियां कहाँ पर, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1972 में गोरखा सेनापति और किस गढ़वाली राजा के मध्य श्रीनगर की संधि हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 1972 में गोरखा सेनापति और गढ़वाली राजा प्रद्युम्न शाह के मध्य हुई थी श्रीनगर की संधि। श्रीनगर की संधि का अन्य नाम था लंगूरगढ़ की संधि। लंगूरगढ़ की संधि भी इसको कहा जाता था, श्रीनगर की संधि को। देखिए गोरखाओं ने लंगूरगढ़ को घेर लिया था चारों तरफ से, लेकिन इसको ये लोग जीत नहीं पाए थे लंगूरगढ़ को, क्योंकि यहाँ की गढ़वाली सेना जो थी ये काफ़ी बहादुर थी। और अंत में यहाँ गोरखों और यहाँ के राजा प्रद्युम्न शाह के बीच संधि हो जाती है, जिसका नाम क्या है, श्रीनगर की संधि, या इसको लंगूरगढ़ की संधि भी कहते हैं। इसका उल्लेख नेपाल दरबार में भी किया गया है। देखिए राजा प्रद्युम्न शाह ने 3,000 रुपये वार्षिक देना मंजूर किया था, किसको, गोरखाओं को, इस संधि में। किस संधि में, श्रीनगर की संधि में। देखिए आपके प्रद्युम्न शाह की बात करें तो प्रद्युम्न शाह का जो शासनकाल है ये 1786 ईस्वी से लेकर 1804 ईस्वी तक रहा। 14 मई 1804 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, और 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा के मैदान में, खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ था, तो खुड़बुड़ा के मैदान में प्रद्युम्न शाह वीर गति को प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की किस लोक परंपरा को विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है? तो ये लोक परंपरा कौन सी है, जल्दी से कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड की किस लोक परंपरा को विश्व सांस्कृतिक धरोहर घोषित किया गया है। कमेंट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। तो देखिए ये लोक परंपरा है रम्माण लोक परंपरा। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रम्माण उत्सव ये आपके कहाँ पर लगता है, चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूट गांव में। कौन सा गांव, सलूट गांव। सलूट गांव में ये उत्सव लगता है। कब, अप्रैल महीने में ये होता है। और इस उत्सव में ढोल दमाऊ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रम्माण उत्सव में माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है। कौन सा नृत्य, नोट कर लीजिएगा, माल मल्ल युद्ध नृत्य होता है, जो कि स्थानीय लोगों व गोरखों के बीच युद्ध का वर्णन करता है। और 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। देखिए आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि किसके द्वारा दिलाई गई थी, किसने रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाई थी। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा इसका आंसर, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करिए। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्कंद पुराण के मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? देखिए स्कंद पुराण के मानस खंड में पुष्पभद्रा कहा गया है किस नदी को, गौला नदी को। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गौला नदी तराई भाबर क्षेत्र में प्रवाहित होती है, और इसका उद्गम कहाँ से होता है, पहाड़ पानी
पहाड़ पानी नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। और देखिए गौला नदी का अन्य नाम की बात करें तो इसका अन्य नाम क्या है, गार्गी नदी है। गार्गी नदी इसका अन्य नाम है गौला नदी का। गौला नदी पर एक परियोजना भी स्थित है जिसका नाम है जमरानी बांध परियोजना। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए जमरानी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये नदी कौन सी है, गौला नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम होता है। देखिए गैरसैंण के समीप किस नदी का उद्गम होता है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए गैरसैंण जो है ये चमोली जिले में स्थित है और गैरसैंण जो है ये दूधातोली और ब्यास श्रृंखलाओं से घिरा है। किन श्रृंखलाओं से, दूधातोली और ब्यास श्रृंखलाओं से ये घिरा है। गैरसैंण में आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी व पश्चिमी नयार नदियां बहती हैं। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन सी नदियां यहाँ पर बहती हैं, आटागाड़, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी व पश्चिमी नयार आदि नदियां बहती हैं। और ये नदियां कहाँ से निकलती हैं, दूधातोली श्रृंखला से ये नदियां निकलती हैं। और देखिए दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। दूधातोली श्रृंखला को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है, जो कि पौड़ी, चमोली व अल्मोड़ा जिले में फैला है। दूधातोली श्रृंखला पौड़ी, चमोली व अल्मोड़ा जिलों में फैला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन कहाँ स्थित है। देखिए उत्तराखंड में सीतावनी पर्यटन जोन ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपका रामनगर में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रामनगर को वर्ष 1850 ईस्वी में कमिश्नर रैमजे ने बसाया था। कमिश्नर रैमजे द्वारा ये बसाया गया था रामनगर के गर्जिया नामक स्थान पर। यहाँ पर एक गर्जिया नामक स्थान है जहाँ पर गर्जिया माता का मंदिर है। काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है ये गर्जिया माता का मंदिर। और गर्जिया में महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के भग्नावशेष भी हैं। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद जो है ये भी आपके रामनगर में ही है। इसके अलावा एक घाटी है यहाँ पर जिसका नाम है जुड़वा घाटी। जुड़वा घाटी ये कहाँ पर स्थित है, ये है आपके रामनगर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अनोतप्त सरोवर किस ताल को कहा जाता है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनोतप्त सरोवर ये किस ताल को कहा जाता है, ये कहा जाता है आपके राकस ताल को। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए राकस ताल ये कहाँ पर स्थित है, ये तिब्बत में स्थित है। राकस ताल जो है ये तिब्बत में स्थित है। राकस या राक्षस ताल भी इसको कहा जाता है, जो कि मानसरोवर झील से जुड़ी हुई है। तिब्बत में ये मानसरोवर झील से जुड़ी हुई है जिससे सतलज नदी निकलती है। कौन सी नदी, नोट कर लीजिएगा, सतलज नदी यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास पुस्तक किसने लिखी। देखिए तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास पुस्तक जो है ये किसने लिखी, ये लिखी है आपके शक्ति प्रसाद सकलानी ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, तराई रुद्रपुर का इतिहास और विकास ये पुस्तक लिखी है शक्ति प्रसाद सकलानी ने। देखिए गाइज वे वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, और कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर कमेंट करते रहिए। आप सभी के आंसर मैं रीड करती हूँ कि कौन लोग कमेंट कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे हैं। देखिए कल एक व्यूअर से हमें कमेंट किया था कि आपका स्कोर जो है ये 50% ही हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आप शुरुआत में आपका 50% अगर हो भी रहा है तो आप धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो आपका 100% रहेगा। तो आप डेली इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। इसके अलावा आप शाम को 6:30 बजे वाली क्लास जो है इसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि वहाँ पे भी आपको डीप क्वेश्चन कराए गए हैं, वहाँ पे भी आपको पॉइंट बताए जा रहे हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। और जब आपका एग्ज़ाम होता है उससे पहले आप सब रिवाइज कर लीजिए तो आपका 100% रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से गीत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावना विदित रहती है। देखिए ये गीत कौन सा है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। जिन लोगों को आंसर आ रहा है
ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। कमेंट करने के लिए कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा, इससे आपका ही फ़ायदा होता है। देखिए आपको पता चलता है कि आपका जो प्रिपरेशन है वो किस लेवल की चल रही है। अगर शुरू में आपको कम भी आ रहा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी तो एग्ज़ाम के लिए थोड़ा टाइम है आपका, तो जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक तो आपकी काफ़ी तैयारी हो चुकी होगी। तो जो लोग कमेंट कर रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। कौन से गीत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावना जो है ये विदित रहती है? जल्दी से कमेंट कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौफला गीत। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर है। चौफला गीत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भावना जो है ये विदित रहती है। देखिए खुदेड़ गीत की बात करें तो खुदेड़ गीत ससुराल में लड़की मायके की याद में गाती है, और ये एक प्रकार का कौन सा गीत है? विरह गीत है। खुदेड़ गीत एक प्रकार का विरह गीत है। और हुड़किया गीत की बात करें, हुड़किया या हुड़की बोल गीत भी इसको कहा जाता है, जो कि कुमाऊं में कृषि संबंधित गीत है। कृषि से संबंधित ये गीत है जो खरीफ की फसल के समय गाया जाता है। हुड़किया या हुड़की बोल गीत, ये नोट डाउन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो आप नोट डाउन जरूर कीजिए, और सुबह सुबह आप इनको रिवाइज कर लीजिए। तो आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आएगी बताइए? कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप थोड़ा सा आपको देखिए आधा घंटा, मोस्टली ये 25 से 26 मिनट की डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो इतना ही आपको टाइम निकालना है डेली। आपको अगर एक दिन में आप 20 क्वेश्चन भी आपके प्रिपेयर हो जा रहे हैं, उसके साथ ही आपको इतने पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तो सोचिए अगर इतने आपके एक दिन में क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम तक कितनी तैयारी नहीं हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए वीडियो को, और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर जो है ये कमेंट करते रहिए, और नोट डाउन जरूर करते रहिए इन क्वेश्चंस को। आप सभी लोग पॉइंट को तो स्पेशली नोट कीजिएगा, जो पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में अंगोरा खरगोश योजना कब शुरू हुई थी? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड राज्य में अंगोरा खरगोश योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2004 में। मार्च 2004 में इसकी शुरुआत हुई। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अंगोरा खरगोश योजना। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, क्लेमेंट टाउन स्थित बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है? देखिए क्लेमेंट टाउन में जो स्थित बुद्धा टेम्पल है इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 220 फुट। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बुद्धा टेम्पल ये देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। एक आकर्षक स्तूप है ये बुद्धा टेम्पल जो है ये बौद्ध स्तूप है, और ये मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। किस मठ के रूप में? मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है आपका बुद्धा टेम्पल। बुद्धा टेम्पल की स्थापना वर्ष 2002 में हुई थी, और इस टेम्पल की ऊंचाई 220 फीट है। और यह देखिए 5 मंजिला टेम्पल है। ये 5 मंजिला जो टेम्पल है बुद्धा टेम्पल, ये 5 मंजिला टेम्पल है। और इस टेम्पल का उद्घाटन किसने किया था? दलाई लामा ने इसका उद्घाटन किया था। देखिए हर क्वेश्चन में आपको इतना डिटेल बताया जाता है, नोट डाउन करते हैं। अगला देखिए, राज्य की कौन सी जनजाति सर्वाधिक नृत्य संगीत प्रेमी है? देखिए राज्य की कौन सी जनजाति सर्वाधिक नृत्य संगीत प्रेमी है? तो ये जनजाति कौन सी है? जौनसारी जनजाति। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। जौनसारियों की लोक नृत्य की अगर हम बात करें तो इनका लोक नृत्य कौन सा था? वारदा नाटी। नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वारदा नाटी इनका प्रमुख लोक नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। और देखिए हारुल या परात नृत्य भी जौनसारियों के द्वारा भी किया जाता है, जौनसार में किया जाता है। और जौनसार के अन्य प्रमुख नृत्य है अंडे कांडे का डांस, इसके अलावा पौड़ई नृत्य, इसके अलावा देखिए झेला नृत्य, जंगबाजी नृत्य और मरोज नृत्य। ये सभी नृत्य कहाँ पर होते हैं? जौनसार में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा पंचप्रयाग समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर तो आप सभी को आता ही होगा कि कौन सा ऐसा पंचप्रयाग है जो समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है।
तो ये पंचप्रयाग कौन सा हो जाएगा आपका? विष्णु प्रयाग। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए विष्णु प्रयाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर? 1372 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह अलकनंदा तथा धौली गंगा के संगम पर स्थित है। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम पर स्थित है कौन सा? विष्णु प्रयाग। देखिए इस संगम यहाँ पर जो संगम होता है इसके दोनों ओर कौन कौन से पर्वत स्थित हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए। देखिए जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपको उसका भी डिटेल दे दिया जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा। कोई घबराने की बात नहीं है, नहीं आता है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि हमें नहीं आ रहा है तो हम आंसर नहीं करेंगे। आप आंसर कीजिएगा। आपको नहीं आ रहा है तो आपका जो डाउट है वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दिया जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी ये वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा इसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए विष्णु प्रयाग जो है ये किस जनपद में स्थित है ये भी पता रहना चाहिए आपको। चमोली जिले में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? राज्य के किस नगर को चारों धामों का द्वार कहा जाता है? देखिए चारों धामों का द्वार किस नगर को कहा जाता है? ये कहा जाता है हरिद्वार को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए हरिद्वार को गंगा द्वार या चारों धामों का द्वार कहा जाता है और महाभारत काल में हरिद्वार को गंगा द्वार कहा गया। हरिद्वार के अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम क्या है इसके? नोट कर लीजिए। माया क्षेत्र, तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार तथा संत नगर जो है ये संत नगर व मायापुरी ये इसके अन्य नाम है। और देखिए अबुल फजल के आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस में हरिद्वार का वर्णन मिलता है, तो अबुल फजल के आईने अकबरी में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए राज्य का पहला डीम्ड विश्वविद्यालय है इनमें से कौन सा? गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर हो जाएगा आपका। देखिए गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपके हरिद्वार में स्थित है। हरिद्वार में ये स्थित है और यहाँ पर गुरुकुलीय आश्रम व्यवस्था है। और इस विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? वर्ष 1920 ईस्वी में पंजाब में इसकी स्थापना हुई। पहले ये कहाँ पर था? पंजाब में था। इसकी स्थापना पंजाब में हुई वर्ष 1900 में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 1900 हो गया, 1920 लिख दिया मैंने, 1900 नोट करेक्ट कर लीजिएगा। वर्ष 1900 में इसकी स्थापना पंजाब में हुई और मार्च 1902 ईस्वी को इसे हरिद्वार स्थानांतरित किया गया। किस वर्ष इसको हरिद्वार लाया गया ये भी पता रहना चाहिए आपको। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तपोवन गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट कीजिए इसका आंसर। तपोवन गढ़वाल इस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए तपोवन गढ़वाल इस पुस्तक के लेखक थे शिवानंद नौटियाल। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। देखिए हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि थे शिवानंद नौटियाल और इनका जन्म वर्ष 1936 ईस्वी को पौड़ी के कोठला गांव में हुआ था। पौड़ी के कोठला गांव में इनका जन्म हुआ। गांव जरूर नोट कीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो कोठला गांव में इनका जन्म हुआ और ये एक साहित्यकार, समाज सुधारक एवं कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में विख्यात हैं। देखिए इन्होंने कुल 26 पुस्तकों की रचना की। शिवानंद नौटियाल जो हैं इन्होंने कुल 26 पुस्तकों की रचना की। इन पुस्तकों में से सन 1974 ईस्वी में इन 26 पुस्तकों में से सन 1974 ईस्वी में प्रकाशित तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत गढ़वाल के लोक नृत्य एक पुस्तक है जिसका नाम है गढ़वाल के लोक नृत्य, जो कि आपके वर्ष 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई तथा सन 1987 ईस्वी में प्रकाशित तपोभूमि गढ़वाल किस वर्ष प्रकाशित हुई? तपोभूमि गढ़वाल देख लीजिए, वर्ष 1987 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई। और तपोभूमि गढ़वाल इनकी क्या है? एक
कालजयी रचना है। ये ध्यान रखिएगा, ये रचना इनकी कालजयी रचना है। और ये दोनों किस वर्ष प्रकाशित हुई, ये नोट कर लीजिए आप। और ये दोनों जो पुस्तकें हैं ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पुरस्कृत भी हैं। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। देखिए हरिद्वार में गंगा सभा जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई, तो इसकी स्थापना हुई वर्ष 1916 ईस्वी में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए किसके द्वारा गंगा सभा की स्थापना की गई हरिद्वार में, तो पुरोहित वर्ग जो है, हरिद्वार का जो पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग के द्वारा हरिद्वार में गंगा सभा की स्थापना की गई थी। तो ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।